गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का थर्ड लेक्चर जो कि असर्शन और रीजन के रूप में होगा, आज उसी का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का प्रैक्टिस लेक्चर 3 है और आज शुरू करेंगे असर्शन और रीजन से ही। तो आप भी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और असर्शन और रीजन को समझेंगे। तो बच्चों, आज के असर्शन रीजन में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। एक असर्शन होता है और दूसरा रीजन होता है। वन इज योर असर्शन एंड अदर इज योर रीजन। और यहां बच्चों असर्शन और रीजन होते हैं तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी, जिसमें आपको सही करेक्ट आंसर को चूज करना होता है। फर्स्ट ए है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बी, दिस इज बी, क्या कह रहा है? असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सी, assertion जो है वो बी में हमने बताया assertion and reason both are correct statement but reason is not correct explanation of assertion। assertion और reason दोनों ही करेक्ट है। बी में assertion और reason दोनों ही करेक्ट है बट reason जो है वो assertion के लिए complete explanation नहीं है, not correct explanation। सी, assertion जो है एक करेक्ट स्टेटमेंट है but reason is a wrong statement। D, assertion is a wrong statement but reason is correct statement। So 4 option A, B, C, D are given while you face exam। This A, B, C, D will be given and from this you have to choose the correct option, correct answer also। तो फर्स्ट assertion क्या है? assertion को A से रिप्रेजेंट करते हैं और reason को R से। assertion में बताया जा रहा है Ethanoic acid is also known as glacial acetic acid। Ethanoic acid को glacial acetic acid कहा जाता है। This is a statement of assertion। Ethanoic acid is also known as glacial acetic acid। Ethanoic acid का नाम क्या है? glacial acetic acid। तो रीजन दे रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का जो प्योर इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, 290 केल्विन एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। और कोल्ड क्लाइमेट में इसी कारण से वो जम जाते हैं। ओके, तो बच्चों असर्शन इथेनोइक एसिड को हम लोग ग्लेशियल एसिटिक कहते हैं, एसिटिक एसिड। दिस इज करेक्ट। Ethanoic acid is known as glacial acetic acid। This is a correct statement। This is a correct assertion is correct। Melting point जो होता है प्योर ethanoic acid का वो 290 केल्विन, 290 केल्विन पर ethanoic acid मेल्ट कर जाते हैं। ये भी सही है। Hence ये क्या होते हैं? ड्यूरिंग इंटर ये और कोल्ड क्लाइमेट्स वाले सिटीज में, कोल्ड क्लाइमेट वाले कंट्रीज में ये फ्रीज कर जाते हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत कम है और ड्यू टू दिस लो मेल्टिंग पॉइंट दे फ्रीजेस इन कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में ये जम जाते हैं। तो स्टेटमेंट असर्शन जो है इज ए करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज प्योर इथेनोइक एसिड मेल्ट्स एट 290 केल्विन। और इसलिए वो अगर कहीं कोल्ड क्लाइमेट्स में जा रहे हैं, कोल्ड कंट्रीज में जा रहे हैं तो इथेनोइक एसिड जो होगा वो फ्रीज हो जाएगा। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन इसलिए इसको ग्लेशियल एसिड कहते हैं क्योंकि वो मेल्ट करता है इतना पर और कोल्ड कंट्रीज में खासकर ये फ्रीज कर जाते हैं, जम जाते हैं और जमने के कारण ये ग्लेशियर की तरह दिखते हैं। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड हियर रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Region is also correct explanation of assertion। तो here you have 4 code A, B, C, D। तो कौन से कोड कहीं सही है? Assertion and reason both are correct
and statement and reason both are correct statement and reason is correct explanation of assertion. So option A, that is इसका आंसर is A. Assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion. बच्चों प्योर इथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड ये फ्रीजेस बिलो रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर के नीचे वाले तापक्रम पर फ्रीज कर जाते हैं इन व्हाइट क्रिस्टल, उजले क्रिस्टल के रूप में, जो कि एकदम ग्लेशियर की तरह दिखता है. सो एंड हियर फर्स्ट का आंसर ए, assertion रीजन दोनों करेक्ट हैं. रीजन हियर आल्सो ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सेकेंड assertion रीजन में है both aldehyde and ketones contains carbonyl group. तो एल्डिहाइड, ये फॉर्मूला एल्डिहाइड का है. एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, और कीटोन का जो है ये दिस इज कॉल्ड कीटोन ग्रुप. एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है. ये देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप. एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है. ओके, एल्डिहाइड आल्सो है कार्बोनिल ग्रुप. दिस इज एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, and this is what your ketone. Ketone also have carbonyl group. Both aldehyde and ketone contain carbonyl group. This is your assertion. The aldehydes, the functional group is attached to at least one hydrogen atom. Functional group देखिए, aldehyde में एक हाइड्रोजन एटम से अटैच रहता है. इस ग्रुप को C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कार्बोनिल कहते हैं. एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद होते हैं, लेकिन एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम. हियर वन हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच्ड है. तो आपको क्या लग रहा है कि बोथ एल्डिहाइड कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है? यस, दिस इज ट्रू. एंड इन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विथ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम. एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है एक हाइड्रोजन एटम से ज्वाइन रहता है. तो मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप है, इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है. ये बात कह रहा है कि एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसमें एक हाइड्रोजन एटम से जुड़े रहते हैं. तो assertion is correct. Okay, see here, assertion is correct, your reason is correct, but reason is not correct explanation of your assertion. रीजन आपके assertion के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो आंसर, इसका आंसर किस में देखेंगे? देखिए बी में, assertion and reason both are correct statement, but reason is not correct explanation of assertion. रीजन जो है आपके assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो दैट इज बी इज द राइट आंसर. assertion A, नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन दिया हो, एन पेंटेन मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन ब्यूटेन. A normal butane has higher melting point than its lower alkane propane. नॉर्मल ब्यूटेन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो ज्यादा होती है अपने ही सदस्य एल्केन मिस प्रोपेन से. प्रोपेन मतलब C3H8 is an alkane family. Normal butane is also of alkane family which has 4 carbon atom, and in propane you have 3 carbon atom. So butane has higher melting point than its lower alkane propane. Reason, melting point of alkane do not show regular variation with increase in molecular mass. Melting point alkane का जो है वो रेगुलर वेरिएशन नहीं शो करता है मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से. तो बच्चों यहां पर जो आंसर है assertion, your assertion normal butane has higher melting point than its lower alkane propane. Yes, this is right. Okay, ये right. Melting point of alkane do not show regular variation. ये रेगुलर वेरिएशन मॉलिक्यूलर मास के वेरिएशन होने से रेगुलर वेरिएशन ये नहीं शो कर पाते. दिस इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट एल्केन. तो assertion is correct, reason is correct, but reason is not correct explanation. Why? Alkanes with even number of carbon atom, वैसे एल्केन जिसमें कार्बन एटम की संख्या इवन हो,
जैसे ब्यूटेन, यू हैव 4 कार्बन एटम्स. एल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. अगर इवन नंबर है कार्बन के, ब्यूटेन में देखिए कार्बन की संख्या 4 है, प्रोपेन में 3 है. अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो वो ज्यादा सिमेट्रिकल है और उनमें ज्यादा क्लोज पैकिंग होती है उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, एज कंपेयर टू एल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम. अगर प्रोपेन में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम की तुलना में वो ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं. सो दिस हैपेंस. देयरफॉर अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है ब्यूटेन में ज्यादा होता है and melting point are higher as compared to alkene with odd number of carbon atom. जैसे प्रोपेन में odd number of carbon atom C3H8, तो उसके तुलना में ब्यूटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हायर होगा, बिकॉज ब्यूटेन इज मोर सिमेट्रिकल, ज्यादा सिमेट्रिकल होता है इवन नंबर कार्बन एटम वाला. तो सो आंसर इसका असर्शन और रीजन में इसका आंसर क्या है? बी. आंसर बी इज, मतलब assertion and reason both are correct but reason is not correct explanation of assertion. assertion रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. दिस इज योर थर्ड. नाउ फोर्थ assertion है ब्यूटेन एक्सिबिट आइसोमेरिज्म. ब्यूटेन आइसोमेरिज्म शो करता है. रीजन, ब्यूटेन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो ब्यूटेन एक्सिबिट आइसोमेरिज्म, ब्यूटेन क्या करता है? आइसोमेरिज्म शो करता है. दिस इज राइट. ओके. एंड रीजन दे रहा है कि ब्यूटेन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. आपको क्या है? ब्यूटेन कैसा हाइड्रोकार्बन है बच्चों? ब्यूटेन इज एल्केन एंड एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जो भी एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और ब्यूटेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं. दिस इज ट्रू. तो इसका जवाब assertion एंड रीजन दोनों तो सही है, लेकिन ब्यूटेन के आइसोमेरिज्म के लिए जो रीजन है ब्यूटेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो कहीं से भी सही नहीं है. ओके. तो फोर्थ का क्या ऑप्शन होगा? बी. देखिए ब्यूटेन आइसोमेरिज्म एक्सिबिट करते हैं, ब्यूटेन एक्सिबिट आइसोमेरिज्म, लेकिन ये रीजन, इसका एक्सप्लेनेशन कि ब्यूटेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एक्सप्लेनेशन इसके लिए फिट नहीं बैठता है. ओके. तो ब्यूटेन एक्सिबिट आइसोमेरिज्म इज करेक्ट, ब्यूटेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज आल्सो करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. रीजन आपका जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertions का. तो क्या ऑप्शन होगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर इज बी. ओके. इसका आंसर हो गया बच्चों बी. तो हमने अब तक 4 assertion रीजन किए. अब नेक्स्ट है आपका assertion एंड रीजन. आज भी assertion रीजन ही हम लोग पढ़ेंगे. तो वी हैव फाउंड 4, हमने 4 अब तक 4 प्रैक्टिस किए, 4 क्वेश्चंस ऑफ assertion एंड रीजन. अब 5th क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर 6th, 5th, then 6th, then 7th and so on. तो अगला assertion रीजन है assertion. सोप इज 100% बायोडिग्रेडेबल. ये assertion दे रहे हैं सोप इज 100% बायोडिग्रेडेबल, degradable, but do not work well, but do not work well with hard water, with hard water. Okay. Do not work well with hard water. रीजन इसका दिया जा रहा है some detergents. रीजन में जो है some detergents are not biodegradable, are
not biodegradable but work well with hard water, but work well with hard water. ओके बच्चों, सॉप जो है 100% जैव अपघटनीय है। 100% बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव द्वारा जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन डिकम्पोज दिस सॉप. Soap is 100% biodegradable but do not work well with hard water. सॉप जो होते हैं वो 100% बायोडिग्रेडेबल है, ये हार्ड वाटर के साथ काम अच्छा से नहीं करते हैं. दिस इज ऑल्सो राइट बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स, क्लोराइड्स ऑफ सोडियम, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. दिस क्रिएट्स हार्ड वाटर और उनके साथ वो स्कम का फॉर्मेशन कर देते हैं. तो सॉप 100% बायोडिग्रेडेबल है, दिस इज करेक्ट. एंड सॉप डज नॉट वर्क वेल विथ हार्ड वाटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. असर्शन तो हमको पूरा सही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर रीजन में सम डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल. कुछ डिटर्जेंट जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं लेकिन वर्क वेल विथ हार्ड वाटर. कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे भी हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं लेकिन हार्ड वाटर के साथ वो बेहतर रूप से काम करते हैं एंड वर्क वेल विथ हार्ड वाटर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मतलब डिटर्जेंट हार्ड वाटर में अच्छे से काम कर लेते हैं. तो असर्शन रीजन करेक्ट है, लेकिन सॉप के 100% बायोडिग्रेडेबल होने के लिए ये रीजन सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. तो असर्शन रीजन करेक्ट है लेकिन इस असर्शन का ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो ये कौन सा पॉइंट है? बी. असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So your answer is B. That is B. Assertion and reason both are correct statement, but reason is not correct explanation of assertion. अब sixth है carbon has a strong tendency. Assertion. Carbon has a strong tendency to either lose or gain electrons to attain noble gas configuration. To attain a noble gas configuration. To attain noble gas configuration. रीजन इसका, अब रीजन क्या दिया जा रहा है? रीजन दैट इज आर. रीजन है what? Carbon has 4 electron. Carbon has 4 electron in its outermost cell. In its outermost cell and has tendency to share electron with carbon. Share electron with carbon or other element ओके. बच्चों, सिक्स्थ का जो असर्शन है वो ये बात कह रहा है कि कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन. कार्बन के पास एक बहुत प्रबल क्षमता होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, है ना. टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए कार्बन के पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन. ओके.
रीजन कह रहा है कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड हैज टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन, और इस कारण से क्या कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है विथ कार्बन एंड अदर एलिमेंट के साथ। ओके, तो बच्चों एसर्शन तो हमको 100%, आप देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन ना लूज करता है इलेक्ट्रॉन ना गेन करता है, इट ओनली शेयर्स। thermodynamically it is not possible for carbon to lose 4 electrons, and it is also impossible for carbon to gain 4 electrons in such a small orbit. तो कार्बन के पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी नहीं होती, ये असर्शन पूरी तरह से आपका गलत है, कार्बन ऐसा करता ही नहीं है। लेकिन रीजन कह रहा है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, ये सही है, एंड हैज टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन विथ कार्बन, और उसके पास क्षमता होती है कि दूसरे कार्बन के साथ शेयर करने की, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, या दूसरे एलिमेंट के साथ। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट हियर। आपके असर्शन तो करेक्ट नहीं हुए, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट है। असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके कारण से वो कार्बन अन्य कार्बन के साथ शेयर करता है या दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, मतलब असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। किसमें है? असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, योर डी ऑप्शन। असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट, तो आंसर आपका हो गया डी। ओके, ये अब तक 6 हुए। तो वी आर हम लोग असर्शन रीजन को कर रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, इसलिए आप असर्शन रीजन का फुल प्रैक्टिस करें, दिस विल हेल्प यू मोर। अब तक हम लोगों ने 6 असर्शन रीजन को प्रैक्टिस किया, अब 7th में। 7th assertion, carbon forms strong and stable covalent bond, a strong and stable covalent बॉन्ड। कार्बन बनाता है स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसका रीजन क्या है? रीजन, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन एक टेट्रावैलेंट है, एंड कार्बन एटम इज स्मॉल इन साइज, एंड the carbon atom is a small in size, ये साइज में छोटे होते हैं। तो बच्चों कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज इन फैक्ट ट्रू। कार्बन स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दिस इज ट्रू। कार्बन रीजन क्या दे रहा है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, एकदम टेट्रावैलेंट है, एंड कार्बन एटम इज स्मॉल इन साइज, कार्बन एटम दूसरी तौर में छोटे साइज में भी होते हैं। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और यहाँ रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। टेट्रावैलेंट होने के कारण और स्मॉल साइज होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आंसर इज ए, आंसर आपका इसका हो गया ए। Both assertion and reason are correct, and reason is correct explanation of assertion. Okay. So this is the answer of this 7th
assertion and reason. अब 8th है assertion. Assertion 8. What is it? Methane is simplest saturated hydrocarbon. Methane is simplest saturated hydrocarbon. Saturated हाइड्रोकार्बन. मीथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. मीथेन इज सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Methane is simplest saturated hydrocarbon which is major component of natural gas. Which is major component of natural gas. ये एक मेजर कंपोनेंट बच्चों. मीथेन एक सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. फर्स्ट मेंबर है एल्केन सीरीज का और ये एक नेचुरल गैस का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. मेजर कंपोनेंट है नेचुरल गैस का. रीजन यहां दिया जा रहा है मीथेन बिलोंग्स टू एल्कीन. रीजन मीथेन belongs to एल्कीन. मीथेन एल्कीन का मेंबर है. इज इट पॉसिबल? नो. ANE जहां लग गया वो समझिए एल्केन है. मतलब कि मीथेन एक एल्केन है, नॉट एल्कीन. मीथेन एक सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सही है. मीथेन एक मेजर कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, ये सही है. रीजन मीथेन एक एल्कीन है और एल्कीन का मेंबर है, इट इज नॉट करेक्ट. तो रीजन इनकरेक्ट है. यहां पर रीजन इज नॉट करेक्ट बट असर्शन इज योर करेक्ट. तो कहां ऐसा देखने के लिए मिल रहा है? सी में. असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो आंसर इज सी. असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट. 8. नाउ 9th हम लोग 9th assertion. Ethanol is present in alcoholic drink. Ethanol is present in alcoholic drinks. Alcoholic drinks में इथेनॉल प्रेजेंट होते हैं. रीजन, व्हाट इज रीजन? रीजन ये कह रहा है मीथेन इथेनॉल हैज फॉर्मूला. इथेनॉल हैज फॉर्मूला C2H5 CH3OH. बच्चों सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इथेनॉल पाए जाते हैं, दिस इज करेक्ट. लेकिन इथेनॉल का फार्मूला ये होगा, दिस इज रॉन्ग. इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? इथेनॉल का फार्मूला इज C2H5OH. दिस इज फार्मूला ऑफ इथेनॉल. चूंकि इथेन 2 कार्बन है, ये इथेनॉल इज प्रेजेंट इन अल्कोहलिक ड्रिंक, ये असर्शन सही है. इथेनॉल का फार्मूला CH3OH है, ये गलत है बिकॉज CH3OH इज ए फार्मूला ऑफ मिथनॉल नॉट इथेनॉल. इथेनॉल का फार्मूला ये होता है. सो रीजन इज रॉन्ग. assertion is correct but reason is wrong. Assertion is correct statement but reason is wrong statement. Answer is C. Your answer is C. Okay.
ninth. Now 10th. 10th क्या है? इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथाइल अल्कोहल. Assertion: ethanoic acid react with ethyl. Ethanoic acid react with ethyl alcohol in presence of conc H2SO4. बच्चों, इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इथाइल अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ conc H2SO4 टू form ethyl ethanoate. रीजन इसका है, रीजन esters are used in ice cream. Esters are used in ice cream. Esters are used in ice cream. एस्टर का एप्लीकेशन आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स. ओके. इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इथाइल अल्कोहल से conc H2SO4 के प्रेजेंस में, तो बनाता है इथाइल इथानोएट एंड वाटर. दिस इज करेक्ट. अबव इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बिकॉज ethanol react with conc H2SO4 with ethanoic acid टू फॉर्म इथाइल एथेनोएट. इथाइल एथेनोएट क्या है? एस्टर है. ये सही है. रीजन एस्टर इज यूज्ड इन आइसक्रीम. एस्टर का यूज आइसक्रीम में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है, लेकिन इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. असर्शन रीजन दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो आंसर इज योर व्हाट? आंसर इज बी. बी में देखिए, assertion region both are correct, but region is not correct explanation of assertion. Okay. Now, our question 11. Question 11. एसर्शन का देखिए, वेजिटेबल ऑयल आर unsaturated. Vegetable oil are unsaturated and react with hydrogen in presence of hydrogen in presence of nickel to form vegetable ghee. ओके. असर्शन कर रहा है कि वेजिटेबल ऑयल एक अनसैचुरेटेड होते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल टू फॉर्म वेजिटेबल घी. रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? वेजिटेबल घी. वेजिटेबल ऑयल बच्चों नेचुरली अनसैचुरेटेड होते हैं. ओके. और ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में निकल के साथ रिएक्ट करके घी बनाते हैं. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दे फॉर्म घी. रीजन कह रहा है इसका दिस रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन. दिस रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन.
ये कहीं से भी सैपोनिफिकेशन नहीं है, बिकॉज सैपोनिफिकेशन क्या होता है, एस्टर रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनता है आपका एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सैपोनिफिकेशन कहीं से नहीं है। वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं हाइड्रोजन के साथ बिकॉज दे हैव डबल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और रिएक्ट करके वेजिटेबल घी देते हैं। दिस इज योर करेक्ट, दिस इज किसी तरह से नॉट करेक्ट। ओके, तो ये क्या हो गया कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, सो आंसर इज योर सी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 12। असर्शन रीजन में 12th है आज के असर्शन रीजन में। इसके पहले वाले भी वीडियो हमारा असर्शन रीजन का ही था बच्चों, और इसलिए कि आपके असर्शन रीजन में कहीं से प्रॉब्लम नहीं आए, इसी के लिए ये प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, और हम अपने प्रैक्टिस को बेस्ट बनाए, एग्जाम्स को बेहतर बनाए, उसके लिए हमारा प्रयास है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ CBSE of class 10 who are going to attempt their examination in 2024. 11th is in homologous series. In homologous series of alcohol, the formula for the second member is, second member is C2H5OH, and third member is C3H7OH. Okay, तो the difference in the region क्या है? The difference between the molecular mass, molecular difference between the molecular mass of two consecutive member of two consecutive member of homologous series is 144. तो बच्चों ये बात जो है होमोलोगस सीरीज जो है अल्कोहल का सेकेंड मेंबर, होमोलोगस सीरीज अल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+1OH, ये हो गया। तो N इज इक्वल टू सेकेंड मेंबर के लिए रखेंगे तो 2 जा 4 +1 5OH, सेकेंड मेंबर ये निकल गया। थर्ड मेंबर में N इज इक्वल टू 3 रखेंगे, C3 2 × 3 +1, तो 3 2 जा 6 +1 7OH। तो सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर इज ऑल्सो दिस, और इसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है CH3OH। तो फर्स्ट मेंबर N इज इक्वल टू 1 यहां रख के देखिएगा तो ये मिलेगा CH3OH, N इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो मिलेगा C2H5OH, N इक्वल टू 3 रखेंगे तो मिलेगा C3H7OH। यू विल गेट लाइक दिस C3H7OH, और इसका रीजन दे रहा है ये सही है, असर्शन इज ट्रू, बिकॉज ये इसका अपने इस जनरल फार्मूला पर ये बैठ जा रहा है। सो असर्शन इज ट्रू। डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, ये मीन्स दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज के बीच का जो मास का जो डिफरेंस होता है वो 144 होता है। दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज देख लीजिए ओनली CH2 का डिफरेंस होता है, कितना का CH2, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12 +1 × 2 दैट इज 12 + 2
दैट इज इक्वल टू 14 का डिफरेंस होता है, नॉट ऑफ दिस। मतलब दो कॉन्स्टिट्यूटिव मेंबर, मतलब मिथनॉल और इथेनॉल के बीच का जो मास का डिफरेंस है वो 14 है, इसके बीच का जो मास का डिफरेंस है वो 14 है, नॉट 144। सो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, ये फॉल्स है। तो असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट, रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर इज योर सी। ओके, इसका आंसर क्या हो गया? सी। In homologous series of difference between the molecular mass of two consecutive member is 14 होता है, ना कि 144 होता है। So तो assertion is true but reason is false। अगर 14 होता तो that will be true। अगर 144 यहां लिखा हुआ है, अगर इसको 14 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Assertion is true, reason is true and reason is correct explanation of assertion। So A आ जाएगा। अगर डिफरेंस इन मास कितना लिखा है 144 तो नहीं। अगर यही काम डिफरेंस इन मास हम 14 लिखते हैं, व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज, अगर डिफरेंस इन मास कितना हो गया 14 से इसको हम 14 कर देते हैं तो क्या हो जाता है 14 सीरीज इज 14, तब क्या हो जाएगा? assertion is true, reason is assertion is correct, reason is correct and reason is correct explanation of assertion। और यहां पर आंसर हो जाएगा A। ओके बच्चों, तो इतने देर तक हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज का जो लेक्चर है कार्बोनिल्स कंपाउंड चैप्टर 4, और ये हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 3 है। और प्रैक्टिस लेक्चर कार्बोनिल्स कंपाउंड में जो प्रैक्टिस लेक्चर 2 और 3 है, दोनों असर्शन और रीजन से ही है। तो आप असर्शन और रीजन का बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ, शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर के साथ फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।